ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। तो चौथे दिन की सुबह भारत तो विकेटों की उम्मीद कर रहा होगा, जाहिर है। हाँ, लेकिन रात के नाबाद बल्लेबाज जॉन कैम्बेल और शाय होप वो अलग ही इरादे से उतरे थे। और पिच भी मतलब तब तक काफी सपाट हो चुकी थी। अच्छा, तो बल्लेबाजों के लिए मदद थी। हाँ, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। जसप्रीत बुमराह ने सुबह कोशिश की रिवर्स स्विंग हासिल करने की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने उनके शुरुआती स्पैम को बहुत सावधानी से खेला, कुशलता से। हाँ, और मैंने सुना कैम्बल तो एक बहुत करीबी एलबीडब्ल्यू अपील से भी बच गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। गेंद शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पे लगी थी और रिप्ले से कुछ साफ पता नहीं चल रहा था। अच्छा, तो डीआरएस में फील्ड अंपायर का नॉट आउट का फैसला ही माना गया। हाँ, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अक्सर बड़ी पारियों की नींव रख देती हैं। अगर वो आउट हो जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। सही बात। तो बुमराह एक शोर से थे, दूसरे से कौन था? जडेजा। हाँ, रविंद्र जडेजा। पिच से स्पिनर्स को ज्यादा मदद तो थी नहीं, तो जडेजा ने थोड़ा क्रीज का इस्तेमाल किया, अलग अलग एंगल से गेंदबाजी करने की कोशिश की। बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए। बिल्कुल। पर कैंपेल और होप वो एकदम डटे रहे। और फिर वो पर आया जिसका इंतजार जॉन कैंपल कर रहे थे। 90s में काफी वक्त बिताया उन्होंने। और फिर हाँ, फिर जडेजा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से वो शानदार छक्का और अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। पहला शतक, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, ये तो हमेशा यादगार रहता है। यकीनन, और वो भी तब जब आपकी टीम फॉलो ऑन खेल रही हो और इतना दबाव हो। ये दिखाता है कि उनमें क्षमता है। बिल्कुल, लेकिन फिर क्रिकेट में कहते हैं ना, एकाग्रता भंग हुई। और हाँ, वही हुआ। शतक पूरा होने के ठीक बाद ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, और ब्रेक के बाद जो पहला ओवर फेंका गया उसी में जडेजा ने कैंपल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अरे, कैसे? वो एक रिवर्स स्वीप खेलने गए और चूक गए, तो बस शतक की खुशी के तुरंत बाद पवेलियन लौटना पड़ा। ये होता है अक्सर। शतक के ठीक बाद ध्यान भटक जाता है। खैर, कैम्बल गए तो फिर रॉस्टन चेज आए क्रीज पर। जी, रॉस्टन चेज। और उन्होंने शाई होप के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने ये पक्का किया कि लंच तक वेस्टइंडीज और कोई विकेट ना खोए। अच्छा, तो लंच तक उन्होंने संभाल लिया था। स्कोर क्या था उस वक्त? लंच तक वेस्टइंडीज का स्कोर था 252-3। मतलब सुबह जहां से शुरू किया था उससे काफी बेहतर स्थिति में थे वो। सही है। तो लंच के बाद नई गेंद ली भारत ने। हाँ, लंच के बाद नई गेंद ली। सोचा कि शायद इससे कुछ मदद मिलेगी, लेकिन होप और चेज ने नई गेंद का भी संभल कर सामना किया। और फिर शाई होप की बारी आई। हाँ, बिल्कुल। फिर वो पल आया जिसका इंतजार शायद शाई होप को और पूरे वेस्टइंडीज क्रिकेट को बहुत लंबे समय से था। होप का टेस्ट शतक। और ये कितने समय बाद आया? सुना है काफी लंबा गैप था। बहुत लंबा। ये उनके टेस्ट करियर की 58 पारियों में पहला शतक था। 58 पारियां। बाप रे। ये तो इस शतक की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है फिर तो। हाँ, ये दिखाता है कि कितना चुनौतीपूर्ण होता है टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा करना, टैलेंट होने के बाद भी। उनके कॉन्फिडेंस के लिए ये शतक बहुत जरूरी होगा। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, एक मानसिक बाधा को पार करने जैसा है। बिल्कुल। होप ने बहुत संयम दिखाया, लेकिन शतक पूरा करने के कुछ देर बाद मोहम्मद सिराज ने उन्हें आउट कर दिया। अच्छा, कैसे? विकेट थोड़ा खेल के फ्लो के अगेंस्ट आया? हाँ, कह सकते हैं। सिराज की एक गेंद उम्मीद से थोड़ी नीची रही। होप उसे डिफेंड करने गए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सीधा स्टंप्स पर जा लगी। थोड़ी बदकिस्मती भी कह सकते हैं, पर सिराज को उनकी मेहनत का फल मिला। होप का जाना बड़ा विकेट था। तब लगा होगा कि चलो अब पारी जल्दी से मट जाएगी। हाँ, ऐसी उम्मीद तो थी। इसी उम्मीद में कप्तान ने तेज गेंदबाजों को थोड़ा आराम देकर स्पिनर कुलदीप यादव को गेंद सौंपी। और आते ही उन पर अटैक हुआ टेविन इमलाच ने। हाँ, इमलाज ने आते ही उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। एक ही ओवर में 2 बार क्रीज से आगे निकलकर बड़े शॉट खेले। शायद 10 रन बटोरे उस ओवर में। अच्छा, तो इरादा साफ था। हाँ, सकारात्मक इरादा दिखाया, लेकिन कुलदीप बहुत चतुर गेंदबाज हैं। अगले ही ओवर में उन्होंने अपनी गति और लेंथ में थोड़ा बदलाव किया। इमलाज को बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर किया और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। और दिलचस्प बात यह है क्या कि कुलदीप ने इमलाज को पहली पारी में भी ठीक इसी तरह आउट किया था। अरे वाह, ये तो मतलब गेंदबाज की तरफ से एक स्मार्ट प्लान और उसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन। बिल्कुल। एक ही बल्लेबाज को एक ही तरीके से 2 बार आउट करना, मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाती है। सही बात। इसके बाद रॉस्टन चेस, उन्होंने कुछ देर और संघर्ष किया। हाँ, रॉस्टन चेज ने कुछ देर प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने 72 गेंदों पर 40 रन की एक उपयोगी पारी खेली, कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और कुलदीप का ही शिकार बने। कैसे आउट हुए वो? एक फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सीधा शॉट मिड विकेट पर खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में खील बैठे। ओ, तो चेज के जाने के बाद स्कोर क्या था? 6 विकेट गिर चुके थे। हाँ, चेज के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 6 विकेट पर 300 के पार हो गया था, लेकिन अब स्पेशलिस्ट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। तो अब तो लगा ही होगा कि बस अब निचला क्रम जल्दी से मट जाएगा। बिल्कुल। और जब बुमराह ने अपने अगले स्पेल में वापसी करते हुए पहले जोमेल वायकन को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड किया, हाँ, और फिर कुछ ही देर बाद एंडरसन फिलिप को विकेटकीपर केस भरत के हाथों कैच कराया। अच्छा, तो भरत थे कीपर। ठीक है। हाँ, तो उस समय स्कोर हो गया था 311। तब तो लगा कि पारी बस खत्म होने वाली है। बिल्कुल, आमतौर पे यहाँ से पारी जल्दी से मट जाती है। 2 विकेट बाकी थे और शायद चायकाल से पहले ही खत्म करने की उम्मीद होगी। हाँ, लेकिन फिर जो हुआ उसने शायद सबको हैरान कर दिया। वो आखिरी विकेट की साझेदारी। बिल्कुल। 9वें नंबर के बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स और 11वें नंबर के जेडन सील्स क्रीज पर थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतनी देर तक टिकेंगे।
लेकिन उन्होंने न सिर्फ विकेट गिरने का सिलसिला रोका, बल्कि एक मजबूत साझेदारी भी बना डाली। सच में कितनी बड़ी साझेदारी थी वो। इन दोनों ने मिलकर आखिरी विकेट के लिए 22 ओवरों में 79 रन जोड़े। क्या बात करें, 79 रन्स आखिरी विकेट के लिए, वो भी 22 ओवर। हाँ, ये एक असाधारण प्रयास था। इसने निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजों और कप्तान को खूब परेशान किया होगा। अरे पसीने छुड़ा दिए होंगे बिल्कुल। और जस्टिन ग्रीव्स ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया इस दौरान। जी हाँ, ग्रीव्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया। बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की उन्होंने। लेकिन सील्स का क्या, उन्होंने भी रन बनाए? हाँ, जेडन सील्स का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने 30 रन बनाए और ग्रीव्स का बखूबी साथ निभाया। ये साझेदारी सिर्फ रन बनाने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि समय बिताने के लिहाज से भी बहुत अहम थी। सही बात है। इसी वजह से मैच 5वें दिन तक खिंच गया। हाँ बिल्कुल, इसने मैच को 5वें दिन तक खींचने में निर्णायक भूमिका निभाई। गेंद पुरानी हो चुकी थी, गेंदबाज थक रहे थे और पिच पर अब भी बल्लेबाजों के लिए मदद थी। तो आखिरकार ये साझेदारी टूटी कैसे, किसने तोड़ा इसे? अंत में जसप्रीत बुमराह ने ही इस साझेदारी को तोड़ा। सील्स ने बुमराह की एक शॉर्ट गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने एक आसान सा कैच लपक लिया। अच्छा, तो इस तरह वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रनों पर समाप्त हुई। जी, 390 रन पर ऑल आउट। 390 रन, वो भी फॉलो ऑन खेलते हुए। ये वेस्टइंडीज के नजरिए से देखें तो एक बहुत बड़ा स्कोर है। बिल्कुल, और भारतीय गेंदबाजों को इसके लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि भारत ने दूसरी पारी में 118.5 ओवर गेंदबाजी की। 118 ओवर, बाप रे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 118.5 ओवर फेंकना किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए बहुत थकाऊ होता है। रिपोर्ट में ये भी था शायद कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट के बाद ये सबसे ज्यादा ओवर हैं जो भारत ने फेंके हैं एक पारी में। जी हाँ, बिल्कुल यही। इससे अंदाजा लगता है कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने कितना दृढ़ संकल्प दिखाया और भारतीय गेंदबाजों को कितनी मेहनत करनी पड़ी। इसका असर अगले मैच पर भी पड़ सकता है, थकान के लिहाज से। ये बात तो सही है, पिच सपाट थी मान लिया, लेकिन फॉलो ऑन का दबाव झेलते हुए इतना स्कोर खड़ा करना और भारत जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण को लगभग 119 ओवर तक मैदान में रखना, ये वेस्टइंडीज के लिए भविष्य के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। बिल्कुल। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए, लेकिन हर विकेट के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। अच्छा, तो वेस्टइंडीज 390 पर ऑल आउट हुई। भारत को जीत के लिए लक्ष्य मिला 121 रनों का, और दिन का खेल खत्म होने में कुछ ही ओवर बाकी थे। हाँ, लक्ष्य छोटा था, तो उम्मीद तो यही थी कि भारत तेजी से रन बनाकर शायद दिन खत्म होने से पहले ही मैच जीत ले। और यशस्वी जायसवाल का खेलने का अंदाज तो आक्रामक ही रहता है। हाँ, वो तो रुकते नहीं है। जायसवाल ने शुरुआत उसी अंदाज में की, कुछ बाउंड्रीज लगाई, लेकिन शायद वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। क्या हुआ? दूसरे ही ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में खेल बैठे और लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। ओफ, तो पहला विकेट जल्दी गिर गया। ये वेस्टइंडीज के लिए एक छोटी सी ही सही पर सफलता थी। हाँ बिल्कुल, भले ही मैच का नतीजा लगभग तय लग रहा हो, पर एक विकेट तो मिला। उनके आउट होने के बाद फिर सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और नंबर 3 पर साई सुदर्शन आए। उन्होंने क्या किया, तेजी दिखाई या संभल गए? नहीं, उन्होंने स्थिति को समझा। लक्ष्य बड़ा नहीं था और दिन का खेल भी खत्म होने वाला था, तो राहुल और सुदर्शन ने कोई अनावश्यक जोखिम नहीं उठाया। समझदारी दिखाई। हाँ, आराम से बल्लेबाजी की, खराब गेंदों का इंतजार किया और ये पक्का किया कि भारत और कोई विकेट न खोए। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 63 रन। ठीक है, तो अब स्थिति ये है कि भारत को 5वें और आखिरी दिन जीत के लिए सिर्फ 58 रन और बनाने हैं और 9 विकेट हाथ में है। हाँ, जीत तो लगभग पक्की लग रही है। नतीजा भारत के पक्ष में जाना लगभग तय है। लेकिन चौथे दिन का खेल मतलब कई मायनों में यादगार रहा। बिल्कुल। तो अगर हम कल के दिन की मुख्य बातें देखें, वेस्टइंडीज की तरफ से एक जबरदस्त मतलब अप्रत्याशित वापसी, जॉन कैम्बेल का पहला टेस्ट शतक। हाँ, और शाई होप का 58 पारियों के लंबे इंतजार के बाद पहला टेस्ट शतक। ये दोनों पारियां दबाव में खेली गईं। बिल्कुल। फिर जब लगा कि पारी जल्दी सिमट जाएगी, तब जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स के बीच वो आखिरी विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी। हाँ, उसने सबको चौंका दिया और भारत को काफी देर तक मैदान में उलझाए रखा। ग्रीव्स ने अर्धशतक भी बनाया। भारतीय गेंदबाजों को मेहनत करनी पड़ी। कुलदीप और बुमराह को 3-3 विकेट मिले, लेकिन 118.5 ओवर लगे। जी, और भारत जीत के बेहद करीब है, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना 1 विकेट गवा चुका है। सही कहा। ये दिन टेस्ट क्रिकेट की वही अनिश्चितता, वही रोमांच दिखाता है जिसके लिए ये फॉर्मेट जाना जाता है। फॉलो ऑन खेलने के बावजूद वेस्टइंडीज ने जो लड़ने का जज्बा दिखाया, वो तारीफ के काबिल है। हाँ, ये उनकी बल्लेबाजी में हाल के समय में जो थोड़ा सुधार दिख रहा है, उसका भी शायद एक संकेत है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे मन में। भारत ये मैच तो जीत ही जाएगा, ये मान के चलते हैं, लेकिन वेस्टइंडीज ने जो ये प्रतिरोध दिखाया, खासकर दूसरी पारी में निचले क्रम ने जो लड़ाई लड़ी, क्या ये उनके लिए महज इस मैच का एक अच्छा दिन था, या ये उनके भविष्य के विकास के लिए मतलब कुछ मायने रखता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हार के बावजूद इस तरह का प्रदर्शन टीम का मनोबल तो बढ़ाता ही है। कैम्बेल और होप का शतक बनाना, ग्रीव्स और सील्स का आखिर तक लड़ना, ये व्यक्तिगत प्रदर्शन
टीम के अंदर ये विश्वास जगा सकते हैं कि हाँ, हम बड़ी टीमों के सामने टिक सकते हैं, लंबी पारियां खेल सकते हैं। सही बात है। तो क्या ये प्रदर्शन भविष्य की सीरीज में उनके बल्लेबाजी आत्मविश्वास को एक नई दिशा दे सकता है, भले ही नतीजा इस मैच में उनके पक्ष में ना रहा हो? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये शायद उनके लिए